आज आज आप सीखोगे कि फ्रिक्शन भी है तो एक फोर्स ही, और यदि फ्रिक्शन भी एक फोर्स है तो हर फोर्स में एक्शन एंड रिएक्शन होता है, और यदि हर फोर्स में एक्शन और रिएक्शन होता है तो फ्रिक्शन में भी होना चाहिए। तो कई बार बच्चे कहते हैं इस चीज से क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या मतलब हुआ। मैं इसे न्यूमेरिकली करके दिखाऊंगा। मेरे बेटा, ये मेरे पास एक ठेला है, जैसे वो होता है ना सब्जी का ठेला, नीचे फ्रिक्शन लेस है, नीचे वाले सरफेस में फ्रिक्शन ही नहीं है। ये 10 किलो का ठेला है, इसके ऊपर एक 5 किलो का ब्लॉक रखा है और दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। बड़े गौर से सुनना, बहुत ही ध्यान से। 10 किलो का ठेला है, ठेले और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ठेले के ऊपर 5 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक और ठेले के बीच में फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। अब यदि हम इसे 20 न्यूटन के फोर्स से खींचें, यदि हम 5 किलो के ब्लॉक को, 5 केजी के ब्लॉक को 20 न्यूटन के सर मैंने एक्सप्लेन कर लीजिए। करता हूं बेटा। कौन रह गया? अच्छा, तो यदि हम 20 न्यूटन के फोर्स से खींचें तो क्वेश्चन है कि दोनों का एक्सेलरेशन बताओ। पहले तो ये बताओ, ये 5 केजी का ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, और 10 केजी का जो ठेला है वो कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। मेरा ये न्यूमेरिकल है, समझ में आ गया। और जैसे ये न्यूमेरिकल दो एक कंप्लीट होते हैं, आप तुरंत वीडियो कवर करिएगा, पेंडिंग छोड़ने की बेटा आदत मत रखिए। मजबूरी में छुटा है कोई बात नहीं, शौक में नहीं छोड़ना चाहिए। तो जरा एक बार क्वेश्चन के बारे में डिस्क्राइब करिए, मुझे बताइए ठेले और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कितना है? 0। और ठेले और बॉक्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। बाकी बच्चे नहीं बोले बेटा, बाकी भी जवाब देते रहा। 0.2। अब मैं तुम्हें सिखाने जो जा रहा हूं वो आगे बहुत काम आएगा। फ्रिक्शन भी एक्शन और रिएक्शन को फॉलो करता है। दरअसल सब लोग सोचते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रोकता है, जबकि सच्चाई यह है कहीं कहीं पर फ्रिक्शन मोशन को जनरेट करता है। यानी कई बार तो फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं, चीजें मूव करती हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप गाड़ी लेकर के एक ऐसी सड़क पर चले जाओ जिसपे बहुत बर्फ जमी हुई हो, ठोस सॉलिड, तो गाड़ी फिसल जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। गाड़ी के टायर जब चिकने हो जाते हैं तो गाड़ी स्किड मार जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। सड़क खुरदुरी बनाई जाती है जिससे फ्रिक्शन ज्यादा हो और चीजें मूव करें। तो फ्रिक्शन के बारे में ये मन से वहम निकाल दो कि फ्रिक्शन जो है सिर्फ मोशन को रोकता है। फ्रिक्शन मोशन को रोकता भी है, और कई जगह पर फ्रिक्शन मोशन को कॉज भी करता है, यानी फ्रिक्शन मोशन को इनिशिएट भी करता है। यही मेरे इस न्यूमेरिकल का, पहले न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का थीम है। तो जो जो हम पूछते रहे, जितना आप जानते हो उतना बता दो। इसके और इसके दोनों के बीच में फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? तो जवाब है लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू आर। अब आर क्या होगा? mg। मुझे बताओ इस पॉइंट को नीचे कौन दबा रहा है, इस पॉइंट को, इस जंक्शन को नीचे कौन दबा रहा है? तो जवाब है 5g। क्या 10 kg भी इस पॉइंट को दबा रहा है, दोनों के बीच के ज्वाइंट को? देखो कोई भी बॉडी अपने से नीचे तो फोर्स लगा सकती है, कोई बॉडी अपने से ऊपर फोर्स नहीं। मेरे सिर पे पेन रखा है तो पेन मेरे पे फोर्स लगा रहा है, पेन का वेट मेरे सिर को दबा रहा है, मेरा वेट पेन को नहीं दबा रहा। तो यहाँ 5 kg का वेट
इस जंक्शन को दबा रहा है 5G, तो जंक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगा रहा है, तो R की वैल्यू होगी 5G। कोई आपसे कहने लगे 10 किलो का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल रोल नहीं है। 10 किलो का पॉइंट, 10 किलो की बॉडी इस पॉइंट को, इस जंक्शन को दबा नहीं सकती, पुश नहीं कर सकती। तो R है 5G, तो म्यू इंटू 5G, म्यू की वैल्यू है 0.2 इंटू 5 इंटू 10, तो 10 न्यूटन हो गया। यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन। अब मैं फालतू के फोर्स हटा दे रहा हूं, 5G को हटा दो, रिएक्शन को हटा दो, अब जरूरत नहीं है, म्यू को हटा दो। अब मुझे बताना है फ्रिक्शन कहां लगेगा, डॉट भी हटा दो। ऊपर वाली बॉडी राइट खिसकना चाह रही है, और यदि ऊपर वाली बॉडी राइट खिसकना चाह रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन। मैं इसे आगे खींच रहा हूं 20 न्यूटन से, और लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, तो क्योंकि मेरा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है तो ये फिसलेगा। कितने एक्सेलरेशन से वो अभी निकाल लेंगे, बताओ। आगे खींचने वाला फोर्स 20 न्यूटन, रोकने वाला 10 न्यूटन, 20 माइनस 10 नेट फोर्स एम है 5, एक्सेलरेशन है A1, तो 10 इज इक्वल टू 5A1, तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है इसका एक्सेलरेशन। अब आता है नीचे ठेले का एक्सेलरेशन कैसे निकाले, वही तो समझा रहा था, ठेले का एक्सेलरेशन कैसे निकालो। मुझे बताओ, ठेले पे क्या हमने कोई फोर्स लगाया, नहीं लगाया, तो क्या ठेला आगे बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। तो कौन बढ़ाएगा, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। ऊपर वाली बॉडी पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा, तो नीचे वाली बॉडी पर 10 न्यूटन का ही फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। ऊपर वाली बॉडी पे 10 न्यूटन का फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा, गौर से सुनना, तो नीचे वाली बॉडी पे 10 न्यूटन का फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। अब नीचे वाली बॉडी पर जो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है वो इसे चलाना चाहेगा, लेकिन क्या इसे रोकने के लिए नीचे कोई फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन, कोई दूसरा फ्रिक्शन, तो जवाब है नहीं है, नीचे तो फ्रिक्शनलेस है। ऊपर 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है चलाने को, फ्रिक्शन ही चलाने वाला फोर्स है। रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन है, वो तो फ्रिक्शनलेस है, और यदि वो फ्रिक्शनलेस है तो क्या होगा, 10 न्यूटन इसे चलाएगा, रोकेगा कोई नहीं, तो इस पर नेट फोर्स होगा 10 न्यूटन, और नेट फोर्स होता है एम में, एम है 10, एक्सेलरेशन है ठेले का A2, मैंने A2 माना था इसे, तो 10 इज इक्वल टू 10A2, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी नीचे वाला ठेला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई, मुझे बताओ। नीचे ठेले को चलाने वाला कौन है, मेरा फोर्स या दोनों का फ्रिक्शन, बोलो बेटा। सर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन ना हो, अच्छा एक और इमेजिनेशन करो, क्योंकि पहली बार ऐसा न्यूमेरिकल कर रहे हो तो सोचो, एक और इमेजिनेशन करते हैं और आप जवाब देने की कोशिश करो। मेरे पे 2 ठेले, इमेजिन करना, पहले ठेले पर मैंने खूब बर्फ डाली, बर्फ जमा दी, उसके ऊपर एक बॉल रखी 10 किलो की बॉल। बॉल का फ्रिक्शन बहुत कम होता है, बहुत आसानी से घूमती है, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ठेले के ऊपर बर्फ, बर्फ के ऊपर एक बहुत चिकनी सी बॉल, दूसरे ठेले पर रख दी रेत, सैंड, और सैंड में दबा दिया। सैंड में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, सैंड में दबा दिया मैंने एक टीवी, वो भी 10 किलो का। देखा जाए पहले ठेले पे भी 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, दूसरे ठेले पे भी 10 किलो का ऑब्जेक्ट है। पहले ठेले पे बर्फ के ऊपर बॉल है, यानी फ्रिक्शन ना के बराबर है। दूसरे ठेले के ऊपर सैंड है, सैंड में फंसा हुआ टीवी है, फ्रिक्शन यानी बहुत ज्यादा है। अब मैंने दोनों, आप बताने के लिए तैयार रहो, ध्यान से सुनना। अब मैंने दोनों 10 किलो के ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले बॉल और फिर टीवी,
दोनों को धक्का दिया। पहले केस में जिसमें ठेले पे बर्फ और बर्फ के ऊपर बॉल थी, तो बताओ जब मैं बॉल को धक्का दूंगा, आपका इमेजिनेशन क्या कहता है, गलत कहता है या सही? बॉल तो चली जाएगी, क्या ठेला अपनी जगह से हिलेगा या नहीं हिलेगा? नहीं हिलेगा। नहीं हिलेगा सर। बॉल पे मैंने हाथ मारा था लेकिन ठेला नहीं हिला। दूसरा ठेला जिसमें रेत थी, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था, उसमें टीवी फंसा हुआ था, टीवी पे हाथ मारा, ठेला भी चला गया। यस सर। दोनों में अंतर क्या था? ठेला पहली बार क्यों नहीं गया जबकि उसके ऊपर भी 10 किलो का ऑब्जेक्ट था? ठेला दूसरी बार में क्यों गया जबकि उसके ऊपर भी 10 किलो का ऑब्जेक्ट था? तो जवाब है फ्रिक्शन के कारण। ठेले को नीचे वाली बॉडी को ले जाता ही फ्रिक्शन है। पहले केस में फ्रिक्शन नहीं था, तो इसीलिए ठेले को तो ले जाना ही फ्रिक्शन को था, जैसे मेरे न्यूमेरिकल में हुआ। ठेले को तो ले ही फ्रिक्शन जाता, अब फ्रिक्शन था ही नहीं तो ठेला हिला ही नहीं। और दूसरे केस में फ्रिक्शन बहुत हाई था, और यदि फ्रिक्शन बहुत हाई था तो वहां पर ठेला भी चला, क्योंकि ठेले को चलाया फ्रिक्शन ने। इस क्वेश्चन में अच्छा एक चीज और है, ऊपर और नीचे की बॉडी अलग अलग स्पीड से जा रही है, अलग अलग एक्सेलरेशन से जा रही है। वो क्यों? उसका जवाब है ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स है जो 10 न्यूटन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, और जब हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है तो बॉडी फिसलने लगती है, तो ये इसके ऊपर फिसलने लगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ा के फोर्स के बराबर नहीं कर पाया, सेल्फ एडजस्टिंग तो है लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा बढ़ नहीं पाया, तो यहां फ्रिक्शन रहा 10 और यहां भी 10। अब इसी न्यूमेरिकल को मैं बदल देता हूं। यदि इसी न्यूमेरिकल में होता और सारे फिर तैयार कि म्यू की वैल्यू मैंने पहले 0.2 ली थी ना, अब म्यू की वैल्यू 0.4 है। म्यू की वैल्यू 0.4 होती, इन दोनों के बीच में म्यू जो है 0.4 होता, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता 0.4 इंटू 5 इंटू 10, कितना हो गया बोलो बेटा? 20 न्यूटन। अब जो मैं पूछूंगा फिर जवाब दो, क्योंकि मैं कंसेप्ट सिखाने आता हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20 न्यूटन। अब एक बात बताओ, यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में 20 न्यूटन, 20 आ गया, मैं थोड़ा बदल देता हूं, म्यू की वैल्यू 0.8 कर देता हूं क्योंकि मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं। म्यू की वैल्यू 0.8 है, तो 8 पंजे 40 न्यूटन। अब जो मैं पूछूंगा जवाब दो, मुझे बताओ इन दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? बोलना जरूर। सर दूसरी डायरेक्शन में 20 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? सर 40 न्यूटन। रोकने की कोशिश कौन करता है? फ्रिक्शन। मेरा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी 40 न्यूटन से छोटा है, तो बताओ ये इसके ऊपर स्लिप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सर नहीं होगा। कब स्लिप होती है? कोई भी बॉडी कब फिसलती है? जब हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो जाए। मेरा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है, तो ये इसके ऊपर नहीं फिसलेगा, और यदि ये इसके ऊपर नहीं फिसलेगा तो ऐसे में ये दोनों जुड़े रहेंगे। जुड़े रहेंगे का मतलब ऐसे चिपके रहेंगे कि जैसे ये दोनों एक ही बॉडी हो, और तब आप इन दोनों को एक ही बॉडी मानोगे। जहां भी जाएंगे एक साथ, रुकेंगे एक साथ, एक के ऊपर एक स्लिप नहीं होंगे। तो जब स्लिप ही नहीं होंगे तो फिर फ्रिक्शन को कंसीडर मत करना। कई बच्चे कहते हैं फ्रिक्शन क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? मेरे बेटा जब दो चीजें स्लिप होती हैं तब फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं। यहां देख, पिछली बार तो फ्रिक्शन को कंसीडर किया, अब मैं आसान तरीका बता रहा हूं। क्योंकि पिछली बार मेरा फोर्स, मेरी हर लाइन को सुनो, पिछले एग्जाम्पल में मेरा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा था। ऊपर वाली बॉडी ठेले के ऊपर फिसल गई, और जब ठेले पे फिसल गई
फिसलने लगी, दो चीजें एक दूसरे पे फिसलने लगी तो फ्रिक्शन आ गया, बीच में काम करने लगा। जब मेरे दोनों हाथ रगड़ते हैं तो गर्म हो जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। और यदि मेरे दोनों हाथ जहां भी जाएं एक साथ जाएं तो गर्म नहीं होंगे। क्यों गर्म नहीं होंगे? क्योंकि इनके बीच में रबिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे में फ्रिक्शन को इग्नोर मार देते हैं। अब करना क्या है? करना यह है कि अब आप, क्योंकि आपका फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो ये फिसलेगा नहीं, और जब फिसलेगा नहीं तो ये एक दोनों बॉडी जुड़ जाएंगी। हमारे लिए अब ये दो बॉडी नहीं, एक ही बॉडी है, और तब आप बीच में फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करोगे। अब आप इस पूरे को एक ही बॉडी मानोगे। इस पूरी बॉडी का वजन कितना है? 15 किलो। ठेला भी है और बॉक्स भी। पूरी बॉडी पर फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। तो पूरी बॉडी पर फोर्स है 20 न्यूटन, पूरी बॉडी का मास है 15 किलो, तो पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन है 20/15, यानी 4/3, 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बच्चे पूछते हैं ये किसका एक्सेलरेशन निकाला सर? अरे दोनों एक साथ जाएंगे, चाहे इसका पूछे चाहे इसका पूछे, दोनों एक साथ जाएंगे, यही एक्सेलरेशन है। बताओ बेटा, ये समझ में आया नहीं आया आपको? यस सर। अब फिर एक बार बोलो, फ्रिक्शन कैसा है? फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है या नहीं करता है? करता है सर करता है। इस बार आपने इस बार फ्रिक्शन को कंसीडर क्यों नहीं किया दूसरे केस में? बोलते रहो। क्योंकि चीजें फिसली ही नहीं। आपको तो मैंने 4 चीजें बता दी। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के देखो। यदि मेरा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है तो ये फिसलेगा, और जब फिसलेगा तो फ्रिक्शन काम करेगा और उसे दिखाना पड़ेगा। तब आप यहां फ्रिक्शन बना के दिखाओगे, ऊपर भी और नीचे भी, और तब वो पहले न्यूमेरिकल बन जाएगा। और यदि मेरा फोर्स निकालना तब भी पड़ेगा, दोबारा में भी लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। यदि मेरा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो ऊपर वाली बॉडी ठेले के ऊपर फिसलेगी नहीं, और यदि ऊपर वाली बॉडी ठेले के ऊपर फिसलेगी नहीं तो फिर एक जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, वो रगड़ेंगे नहीं, और यदि रगड़ेंगे नहीं तो आप इन दोनों को एक ही बॉडी मान लोगे। ये चीज जिसने याद रख ली, जिसने समझ ली, तो उसे ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये यदि टेंशन वाले कंसेप्ट आप जल्दी समझ लो ना, तो मैं टेंशन के वीडियोस HC वर्मा से आपको भेजने शुरू करूं साथ में। अभी मैंने रोक रखे हैं क्योंकि मैं इतनी स्पीड नहीं रखना चाहता कि बच्चे मेरे पैरेलली ना आ पाए। अब जैसे आप लोगों ने बताया कई बच्चों की काइनेमेटिक्स की पेंडिंग है, तो मैं अभी और न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, आप यही लाइव रोक रहा हूं। आप जाके अब काइनेमेटिक्स आज रात तक बेटा कवर करो एनी हाउ। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर है ही है, फोन नंबर आप पे है ही है, चाहे मुझे कॉल करो और या व्हाट्सएप पर पूछो। तुरंत आज रात तक कोशिश करो कि काइनेमेटिक्स में पैरेलल आ जाए। ठीक है बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बच्चों समझ में आ गया? यस सर। ओके।